नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। एक नजर सुर्खियों पर। बद्री विशाल के दर्शन करने उमड़ रहे श्रद्धालु। हजारों क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर। प्रशासन भक्तों की सुविधाओं की कर रहा व्यवस्था। आईटीबीपी के जवानों ने चलाया स्वच्छता अभियान। श्री बद्रीनाथ मंदिर के पास से हटाया कचरा। सीएम धामी ने जवानों के काम को सराहा। दवा फैक्ट्री पर ड्रग्स विभाग की कार्रवाई। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने किया औचक निरीक्षण। मंगलौर की दवा कंपनी पर मामला दर्ज। लक्सर में विधायक और पूर्व विधायक के समर्थक भिड़े। बीती रात कार्यक्रम के दौरान हुआ झगड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। और देहरादून में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान। स्वच्छता की रैंकिंग में बढ़ा राजधानी का ग्राफ। मेयर ने क्षेत्रवासियों का सहयोग पर जताया आभार। चार धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम भगवान बद्री विशाल के कपाट गुरुवार को खोल दिए गए हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। भगवान के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा में श्री बद्रीनाथ धाम को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आईटीबीपी के जवान महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ मंदिर के पास पहाड़ियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाया। गुरुवार को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने मंदिर के पास दुर्गम पहाड़ी से कचरा हटाया। आईटीबीपी का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी के जवानों को बद्रीनाथ धाम में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। डोईवाला के केदार घाटी में एक महिला श्रद्धालु की तबीयत अचानक खराब हो गई। केदार घाटी चौकी ने मामले की सूचना एसडीआरएफ को दी। मामले की सूचना पर एसडीआरएफ उप निरीक्षक मनोहर कन्याल अपनी टीम और रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल पहुंचे और महिला को प्राथमिक उपचार दिया। उसके बाद महिला को डॉक्टरी उपचार के लिए विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने मंगलौर में एक दवाई फैक्ट्री का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्ट्री कर्मचारियों दवाइयों पर दूसरी कंपनी का रैपर बदलकर अपनी कंपनी का रैपर लगाते मिले। साथ ही कई दवाइयां भी खुली पड़ी मिली। वहीं ड्रग्स विभाग के निरीक्षण के बाद दवा फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर ड्रग्स विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है। हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। तो फिलहाल इसे अभी स्टॉक प्रोडक्शन कर बंद कराया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की किताब का विमोचन 29 अप्रैल को किया जाएगा। पूर्व सीएम रावत ने विमोचन के मौके पर सभी को आमंत्रित किया है। वहीं भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत की किताब विमोचन को लेकर तंज कसा है। साथ ही भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने भी रावत पर चुटकी लेते हुए कहा है कि वह किताब के माध्यम से धन एकत्रित करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि यह काम भारतीय जनता पार्टी का है, पैसा कमाना उनका काम है। देखिए, हरीश रावत जी
इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, वो समय समय पर कुछ न कुछ सुगापा छोड़ते रहते हैं। मीडिया अटेंशन उनको चाहिए होती है, तो मीडिया अटेंशन बने रहने के लिए वो तमाम तरीके के क्रियाकलाप करते हैं। उसी के तहत उनकी एक किताब सुनने में आया है, प्रकाश सुनारी है। उस किताब में जो उत्तराखंडियत का मसला है उस पर जो है प्रश्न उठाया गया है कि उन्होंने कभी भी उत्तराखंडित की बात नहीं करी है और आज वो उस किताब के माध्यम से उत्तराखंडित की बात कर रहे हैं। तो जो भी विषय है ये जनता जनार्दन जानती है, हरीश रावत जी को और उनके सारे विषयों से जनता अवगत है। समय आने पर जनता उनको जवाब भी देती है। वो जिस तरीके के भी क्रियाकलाप करते हैं जनता उसका जवाब देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरे देश की जनता जानती है और पैसा कमाना भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। हमने देखा कि मेयर सुनील उनियाल गामा, उनकी संपत्ति कितनी थी और कुछ ही दिनों में बढ़कर कितनी पहुंच चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो खनन माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो शराब माफियाओं के साथ जुड़ी हुई है और ये तरह तरह की पॉलिसी यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये जो रोजगार के लिए जो बेरोजगार युवाओं को, उसके लिए ये कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगर हरीश रावत जी कोई किताब लिख रहे हैं तो इनको आपत्ति है, क्योंकि उनमें इनके कई चिट्ठे भी सामने आएंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना असली चेहरा साफ करना चाहिए और हमको नसीहत ना दे कि किस प्रकार से पैसा कमाया जाता है। हम पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम लोग कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश के विकास के लिए और यहाँ के जो हमारे जो संसाधन है उसको बचाए रखने के लिए और यहाँ से पलायन रोकने के लिए और प्रदेश का किस प्रकार से चहुमुखी विकास होगा, हम उन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि पैसा कैसा कमाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत देहरादून में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में स्वच्छता को लेकर नगर निगम लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है। स्वच्छता की रैंकिंग में अब देहरादून भी आगे बढ़ रहा है। वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि जन जागरूकता से देहरादून में स्वच्छता का ग्राफ बढ़ा है। इसके लिए सभी शहरवासियों ने सहयोग भी किया है, जिसके लिए हम शहरवासियों का आभार व्यक्त करते हैं। रुड़की में एक व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सौतेली मां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने कहा कि उसकी सौतेली मां कुछ दबंगों के साथ मिलकर उसकी संपत्ति कब्जाना चाहती है और लगातार उसका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। उसने अपनी सौतेली मां से जान का खतरा भी बताया है। मामले को लेकर पीड़ित ने रुड़की पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। मेरा नाम सादिक है और मैं रुड़की का रहने वाला हूँ। एक महिला उज़मा नाम की, जो कि मुझे लगातार परेशान कर रही है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि वो मैं अपनी संपत्ति में से उसे हिस्सा दूं, जिसने कि मेरी एक 19 तारीख में झूठी वीडियो बना करके वायरल की है, जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हो जाऊं और जो भी संपत्ति है वो सारी मेरी है। पूर्ण रूप से उसका बैनामा, दाखिल खारिज सब मेरे नाम है और मैं उसमें रहता आ रहा हूँ। और वो 19 तारीख को अपने कुछ साथियों के साथ मेरे घर पे आई और चढ़ाई की घर पे आकर के, और उसने ताले तोड़ने की भी कोशिश की, जिसने कि एक झूठी वीडियो बनाकर वायरल कर दी मेरे पिताजी की कि इसमें इन्होंने अपने पिताजी को, जबकि हम 45 लाख रुपए दे चुके हैं उसको और 20,000 रुपए महीना भी मैं दे रहा हूं अपने पिताजी का खर्च के लिए, जब भी वो और पैसों का लालच करते हुए मेरे घर पे आई और मुझे बहुत ब्लैकमेल किया और मुझे ये भी बोला गया कि तेरे अगर ये यहाँ नहीं है तो इसके बच्चों को स्कूल में भेज के दिखवाऊंगी। लक्सर के खानपुर से विधायक उमेश शर्मा के समर्थकों और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव शिव के समर्थकों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। लक्सर पुलिस उप अधीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र में बीती रात एक कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में झगड़े की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि खानपुर ब्लॉक में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था जिसमें दो पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट हुई। तो उसके प्रकरण के चलते जो है कल तहरीर प्राप्त हुई थाना खानपुर पे और उसमें धारा 323, 54, 56 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। चारधाम यात्रा में बर्फबारी के चलते डीजीपी अशोक कुमार ने श्रद्धालुओं से कुछ समय रुककर यात्रा शुरू करने की अपील की है। डीजीपी ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि वह कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करें। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही मौसम का पूर्वानुमान देखकर और कुछ विराम के बाद यात्रा शुरू करने की अपील की है। देशवासियों को
अवगत कराना चाहूँगा कि आज केदारनाथ जी में फिर से बर्फबारी हुई है। लगभग 3 घंटे से बर्फ़ गिर रही है वहाँ पर। थोड़ी बर्फ़ बद्रीनाथ जी में भी गिरी है, बट केदारनाथ जी में ज़्यादा समस्या है क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं और बर्फबारी के दौरान हेली ऑपरेशंस भी नहीं हो पाते। तो इसलिए 1 मई तक बद्री केदार दोनों जगह पे मौसम का कुछ हल्का अलर्ट है। तो हो सकता है बीच बीच में यात्रा हमें जो है विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ़ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को उस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। तो 1 मई तक मौसम का वार्निंग है हल्का। थैंक यू। जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या आज 1 दिवसीय दौरे पर चंपावत जनपद के टनकपुर पहुंची। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की और क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि चंपावत जिला योजना के अंतर्गत इस बार चंपावत जनपद को 26% अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। बजट संबंधित सभी कार्य समय से पूरे हो चुके हैं। सभी योजनाएं 1 से 2 साल के अंदर पूरी हो जाएंगी। मद में जो है अनुमोदित की गई और मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से जहाँ पर कमिटेड एक्सपेंडिचर को पूर्ण किया जाएगा, उसके साथ साथ में स्वरोजगार को भी और साथ साथ में विभिन्न विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, चाहे सड़क के परिप्रेक्ष्य में हो, नहर के परिप्रेक्ष्य में हो, जो भी चाहे भेषज के परिप्रेक्ष्य में हो, जो भी व्यवहारिक प्रस्ताव हैं वो आज सभी अनुमोदित कर दिए गए हैं। लगभग बजट 26% बढ़कर जो है जनपद चंपावत को प्राप्त हुआ है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने अप्रैल में ही बजट का आवंटन से लेकर अनुमोदन तक आज हो गया है, तो निश्चित रूप से जो ये प्रस्ताव है वो 2 साल के अंतर्गत जो है या 1 साल के अंतर्गत ही जो है अपना पूर्ण स्वरूप लेंगे और विकास को मैं समझती हूँ समय पर और पूरी क्वालिटी के साथ में जो है वो पूर्ण होने का जो है इस जिला योजना के माध्यम से लक्षित रूप में जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं और निश्चित रूप से ये आवश्यक भी था और बहुत व्यवहारिक निर्णय हमारी सरकार ने किया है कि जिला योजना जो है उसका हर प्रस्ताव 2 साल के अंदर धरातल पे आना। देहरादून के ग्राफिक एरा अस्पताल में एक नन्हे बच्चे का पेसमेकर बदलकर चिकित्सा क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। इसके साथ ही आहार नली की रुकावट में नई तकनीक पोयम के जरिए 15 लोगों को ठीक करने के कामयाबी हासिल की है। अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने यह जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा यहां आयुष्मान कार्ड धारकों को भी आधुनिक चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल जो है, हमारे चेयरमैन कमल गौशाला जी जो है उनका सपना था कि एक वो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जो है इस स्टेट को या पूरे देश को दें, जिसकी की शुरुआत हम लोगों ने की है। तो जिस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो कहीं बाकी हॉस्पिटल से बहुत ऊपर है। जैसे कि मैंने बताया कि रेडियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त हमारे पास 3 टेस्ला MRI है। इससे ऊपर, इससे बेहतर मशीन इंडिया में नहीं है। ये सबसे टॉप मोस्ट मशीन है। उसके बाद जितना CT स्कैन है वो हमारे पास 128 स्लाइस का CT स्कैन है, जिस पर कि हम कार्डियक एंजियोग्राफी और वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो सारे मॉड्यूलर हैं और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। हमारे जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर रोबोटिक सर्जरीज की जा सकती है, वहाँ पर ट्रांसप्लांट सर्जरीज की जा सकती है। सर, पोएम देखिए एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जो कि बहुत ही कम सेंटर्स में इंडिया में होती है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग में डिफ़िकल्टी है, लॉन्ग लर्निंग कर्व है। पोएम के ज्ञाता जो जिन्होंने पोएम इजाद करी है, डॉक्टर हरारो इनोई, मैं उनके साथ जापान में रहा हूँ कुछ महीने और उन्हीं से मैंने ये पोएम करना वहाँ सीखा है। पोएम एक परमानेंट इलाज है इन मरीजों के लिए, जबकि बैलून डायलिटेशन एक टेम्परेरी इलाज है जिसमें अक्सर मरीज 2 या 3 महीने बाद दोबारा आ जाता है और उसमें फिर से वही सिम्टम्स आना। धीरे धीरे ये सिम्टम्स अगर बढ़ते रहते हैं तो खाने की नली खिंच के रबड़ बैंड की तरह चौड़ी हो जाती है और परमानेंट डैमेज हो जाती है। तो इसीलिए आज की डेट में अगर आप बात करें तो एक्लेजिया कार्डिया के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट पोएम ही है।
सर ग्राफिक एरा जो ट्रीटमेंट कर रहा है और भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, क्या कुछ विशेष है ग्राफिक एरा के अंदर? सर देखिए, अभी तो उत्तराखंड में पोएम कोई और नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंटली हम ही लोग कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस सर धीरे धीरे आता है। मैंने वही बताया कि मैं पहले डॉक्टर इनोई के साथ रहा जापान में, उन्होंने ही पोएम इजाद करी है, उनके अंडर रहा, ऑब्जर्व करता रहा। फिर इसके बाद हमने मल्टीपल एनिमल मॉडल्स पे प्रोसेस किया, वहीं जापान में भी, इंडिया में भी। फिर शुरुआती दौर पे प्रोफेसर डॉक्टर जयंता सामंत के साथ मिल के प्रोसीजर करे और अब इंडिपेंडेंटली 15 पेशेंट मैंने ट्रीट करे हैं और ऊपर वाले की दया से 15 के 15 बिल्कुल ठीक हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के बीच तालमेल न होने के चलते सरकार के मंत्री अधिकारियों की ACR लिखने का मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने उठा चुके हैं। अब इस मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री के तौर पर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जनता के हित में तत्काल फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे में अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब वह भाजपा में थे उस समय पार्टी के प्रदेश प्रभारी रहे श्याम जाजू इस बात का जिक्र किया करते थे। क्या होता है कि उन्हें जी भाई प्रांत प्रदेश का मुख्यमंत्री से पूछो, मुख्यमंत्री कहेंगे जी प्रांत अध्यक्ष भाजपा के अध्यक्ष से पूछो, अध्यक्ष कहे जी संगठन प्रदेश संगठन मंत्री से पूछो, संगठन मंत्री कहेगा जी प्रांत प्रचारक से पूछो, प्रांत प्रचारक जी विभाग प्रचारक से पूछो, विद्यार्थी परिषद से पूछो, बजरंग दल से पूछो। और पूछने में तब तक उसकी राग बह जाती है हरिद्वार में और तब उसका ऑक्सीजन सिलेंडर स्वीकृत होता है कि हाँ इस मरीज के लिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर स्वीकृत किया जाता है। तब जियो जारी नहीं होता है जब तक उसके प्राण भी निकल जाते हैं, राग भी बह जाती है। भाई अगर ऑक्सीजन अभी चाहिए तो निर्णय भी लेना पड़ेगा ना। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, कई बार मैं ये नहीं करूंगा नियम नहीं है, नियमों के तहत काम होना चाहिए, लेकिन कई बार मैं आपदा प्रबंधन मंत्री भी रहा हूं, कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि हमें तात्कालिक रूप से, इसीलिए तो जो है भाई नहीं तो अधिकारी चलाते ना प्रदेश को, फिर मंत्रियों की, विधायकों की, मुख्यमंत्री की, सबकी क्या जरूरत है। कई बार ऐसे निर्णय लेने होते हैं कि हमें मौके पे हमें लग रहा है कि भाई माना आपदा आई, बाढ़ आ रही है, अब अगर हमें तात्काल जेसीबी लगा के अब हम सोचे एस्टिमेट बनाएंगे, वित्त विभाग से स्वीकृति लेंगे, तब तक तो पूरा शहर बह जाएगा, पूरा गांव बह जाएगा। कई बार तत्काल निर्णय लेने पड़ते हैं, जेसीबी लगाओ, नदी को डाइवर्ट करो, जाल लगाओ, निर्णय लेने होते ना। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को एक संगठित उद्योग की तरह बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक पहल करने में जुटी है। इसी कड़ी में युवाओं को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान पर फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वंशीधर तिवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया सीएम के निर्देश पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, जिससे यहां FTII पुणे की तरह फिल्म, टीवी और कंटेंट निर्माण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा सके। मोड़ा में एक बहुत अच्छा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उदय शंकर नाट्य अकेडमी, और उसमें हम लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है और उस पर हम लोग एक समिति बना रहे हैं और जो FTII है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण के कार्य बच्चों को देंगे। तो कब तक हो पाएगा ये, ऐसा कुछ हमने समय सीमा करते हैं? देखिए उसमें भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, कुछ अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था उसमें करनी है और हम लोग शीघ्र ही उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या ये FTI से रिलेटेड होगा? बिल्कुल होगा, तभी एक जो हम कहें कि नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है और भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है, तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को फायदा मिलेगा। देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में दिवंगत कैबिनेट मंत्री चरण रामदास को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए स्वर्गीय चंदन रामदास ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। उन्होंने कहा कि उनके निर्णय के अनुसार आगे काम किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चंदन रामदास का असमय निधन होना पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे
और जो विभाग उनको दो दिए गए, चाहे परिवहन का विभाग हो, समाज कल्याण का विभाग हो, दोनों विभागों ने प्राकृतिक रूप से और अकाल्पनिक प्रगति प्राप्त की। अचानक उनका चला जाना हम सबको स्तब्ध करता है। कल मैं बागेश्वर में भी था और जिस प्रकार का जन स्नेह उनके प्रति वहाँ की जनता ने दिखाया, अपने आप में अभूतपूर्व था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वहाँ पर कहा है कि चंदन राम दास जी ने बागेश्वर की जनता के लिए जो वादे किए गए, जो उनकी घोषणाएं थी, उसको धरातल पर उतारा जाएगा। मैं आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार भगवान इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज संपूर्ण जनपद के अंदर प्रत्येक मंडल में अपने मंत्री जी के प्रति हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और लगातार 3 दिन का राजकीय शोक सरकार ने रखा है। ये एक व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग मानते हैं। डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ डोईवाला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो राज्य में दंगा भड़केगा, जिसको लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्री पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए डोईवाला थाने में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के सभी साथी और युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और दूसरे फ्रंटल्स के सभी साथी आज डोईवाला कोतवाली पहुंचे और हम लोगों ने यहाँ कोतवाली में एसएसआई साहब से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हमने जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके लिए एक एप्लीकेशन दी है और हमारी मांग है कि उनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च हो, मुकदमा दर्ज किया जाए। पिछले मंगलवार को जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, कर्नाटक के बेलगावी में उन्होंने एक भाषण दिया। चुनावी भाषण में उन्होंने जो बात कही कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो देश में दंगे हो जाएंगे। तो आप देखिए कि कम्युनल राइट्स फैलाने की बात कौन व्यक्ति कर रहा है? देश का गृह मंत्री कर रहा है। अगर देश के गृह मंत्री ऐसा काम करेंगे तो उसका असर पूरे देश में क्या पड़ेगा। तो हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और आज तो परवादून कांग्रेस की ओर से यहाँ डोईवाला में ये एप्लीकेशन दी गई है। कल पूरे प्रदेश में जितने जिला कांग्रेस कमेटी है सबकी ओर से एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी संबंधित थानों पर। देखिए, हमने जो आज ज्ञापन दिया है वो हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं उनके खिलाफ हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है एफआईआर के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि कर्नाटक चुनाव में जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है कि कांग्रेस अगर जीतती है तो दंगे हो जाएंगे। अगर गृह मंत्री ये बात करता है तो आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव ये मुद्दा इन्होंने कर दिया है कि कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको सोच समझ के अपनी भाषा को मर्यादा में रख के काम बोलना चाहिए। देखिए, हम पहले तो चाहेंगे कि मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हम आगे भी इस पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम और करेंगे। धरना प्रदर्शन करना पड़े, पुतले फूकने पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर अमित शाह के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।